ओम गणेशाय नमः। चलिए भाई, एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, रोज हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ते हैं, एमसीक्यू है ना। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास का लगातार क्लास अभी चल रहा है कंटिन्यू, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, इतिहास से संबंधित एमसीक्यू देख रहे हैं, है ना। ठीक है, चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज छत्तीसगढ़ के इतिहास का पार्ट नंबर 59 नंबर का क्लास हम देखने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए जो जो चैनल में नए हैं भाई बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को अपने अपने दोस्तों तक बिल्कुल शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बस्तर के 1910 भूमकाल विद्रोह के विद्रोह में कौन सी रानी शामिल हुई थी। देखिए, बस्तर के भूमकाल विद्रोह, इसी को क्या कहते हैं भाई, इसी को क्या कहते हैं, भूमकाल। जिसमें क्या किया था, जिसमें बस्तर में भूमकाल विद्रोह जो 1910 में हुआ था ना, तो इसमें याद रखना है स्वर्ण कुंवर, पदम कुंवर, राजकुंवर देवी या फिर सुनैना देवी। देखिए, बस्तर में जो 1910 में भूमकाल विद्रोह हुआ, इसमें कौन सी रानी शामिल हुई, अर्थात उस समय रानी कौन थी। तो उस समय की जो रानी थी, याद रखना है कौन थी, रानी स्वर्ण कुंवर। कौन थी भाई, तो उस समय जो रानी थी भाई, वो रानी स्वर्ण कुंवर थी। कौन थी, तो रानी स्वर्ण कुंवर को याद रखेंगे। 1910 के भूमकाल आंदोलन जो बस्तर से स्टार्ट हुआ, उसमें जो रानी थी, रानी स्वर्ण कुंवर थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए सूची, पहला को सूची दूसरा से मिलाना है आपको, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको सुमेलित करना है। देखिए, तारापुर विद्रोह, हलवा विद्रोह, मेरिया विद्रोह और परलकोट विद्रोह के सन आपको एक साइड में दिया है, उसको क्या करना है भाई, सही पुट के हिसाब से मिलाना है। तो तारापुर विद्रोह, हलवा विद्रोह, हलवा, एक चीज याद रखना, हलवा विद्रोह को प्रथम जनजाति विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम जनजाति विद्रोह कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, है ना। छत्तीसगढ़ का प्रथम जनजाति विद्रोह किसे कहा जाता है, हलवा विद्रोह को किया था। और हलवा विद्रोह में जो हुआ था, ये याद रखना है आपको, कौन से सन में हुआ था, ये 1774 से 77 के बीच में ये हुआ था। तो ये हो गया, बी का ये हो जाएगा। उसके बाद हुआ था तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह जो हुआ था, नहीं, परलकोट होगा। परलकोट कब हुआ था भाई, तो परलकोट को याद रखना है, परलकोट सेकंड में हुआ था 1824-25 में हुआ था। ये भी वही बिल्कुल सेम हो जाएगा इसके साथ। फिर हो जाएगा आपका तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह की बात की जाए तो ये हो जाएगा 1842 से 1854, और मेरिया विद्रोह की बात की जाए तो 1842 से 1863 सही होगा। ठीक है, तो ए नंबर का क्या होगा, ए का हो जाएगा आपका थर्ड, ए का क्या होगा थर्ड, और बी का हो जाएगा आपका सेकेंड, सॉरी बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट, और सी का हो जाएगा आपका फोर्थ, वही डी का हो जाएगा आपका सेकेंड। तो किस में है, 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो ऑप्शन नंबर डी में है 3 1 4 2। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भाई, छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए, अब की बार जो व्यापम का पैटर्न है वो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन देने का है ना, क्योंकि वो टाइम टेकन कर दिया है। एग्जाम को क्या कर दिया है, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन दे रहा है और बोल रहा है कि 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है ना। तो कि उसमें क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है क्वेश्चन में। अब देखिए, कुट वाला बन गया, मतलब एक क्वेश्चन आप मान के चलिए 5 क्वेश्चन बन गया, है ना। ठीक है, चलिए भाई, तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर है, तो विचार कीजिए, हलवा विद्रोह, परलकोट के जमींदार को फांसी, सिपाही विद्रोह की शुरुआत, छत्तीसगढ़ के मराठों का आक्रमण, या मुरिया विद्रोह, रतनपुर की स्थापना, शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी। मतलब इसमें आपको क्रम जमाना है। क्या जमाना है, क्रम जमाना है, कौन सा विद्रोह पहले हुआ था। ठीक है, क्रम जमाना है, आरोही क्रम जमाना है। आरोही मतलब सबसे पहले जो है, आरोही तो नहीं कह सकते, सबसे पहले जो घटना हुआ उसको पहले स्थान पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, रतनपुर की स्थापना, इस चारों ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो रतनपुर की स्थापना पहले नंबर पे आना चाहिए, इसको 1 दे देते हैं। फिर है हलवा विद्रोह, परलकोट के जमींदार, सिपाही विद्रोह, छत्तीसगढ़ में मराठा की बात किया जाए तो 1742। देखिए, रतनपुर की स्थापना की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 1100 नहीं 1049 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण, ये हो जाएगा आपका
1741-42 1741-42 में हुआ था। फिर हो जाएगा हलबा विद्रोह 1774 हो जाएगा। परलकोट विद्रोह हो जाएगा आपका 1825, ठीक है। सिपाही विद्रोह ये हुआ था आपका 1800 के बाद हुआ था, है ना, ये लास्ट में हुआ था, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा इसका राइट आंसर भाई? हाँ, ये 1857 के आसपास हुआ था, है ना, ठीक है, 1857 के आसपास हुआ था। तो क्या हो जाएगा ये? पहले नंबर पर क्या आएगा? रतनपुर की स्थापना। वीआई किसमें है? पहले नंबर पर वीआई इसमें और इसमें दिख रहा है, चलिए वीआई। फिर उसके बाद सेकंड में होना चाहिए वी के आई के बाद आईवी फिर है आईवी, हाँ, तो ये वाला हमारा राइट आंसर। फिर होगा आपका फर्स्ट नंबर, हाँ, हलवा विद्रोह, ठीक है। फिर सेकंड में हो जाएगा आपका परलकोट, ये भी सही है। फिर है आपका वी डबल आई शहीद नारायण सिंह को फांसी, हाँ, ये आपका हो जाएगा शहीद नारायण को फांसी, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका थर्ड में ट्रिपल आई सिपाही विद्रोह उसके बाद हुआ था। और लास्ट में वी मतलब लास्ट में जो हुआ था वो मोरिया विद्रोह, ठीक है, यही होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा हमारा, नहीं, बी नंबर नहीं होगा भाई, बी में थोड़ा सा गलत लग रहा है। 1774, हाँ, मराठों में, छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण, वीआई 1842 ना, क्या हो जाएगा? 1842, छत्तीसगढ़ 1741 और 1774, तो सेकंड में यही आना चाहिए, हाँ, सेकंड में यही आएगा, बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दो मेन पॉइंट देखिए, सबसे मेन पॉइंट जो है रतनपुर हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण कंफर्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर दोनों में और किसी में नहीं है, वी के बाद किसी में नहीं है, मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए, चलिए निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया था, बिल्कुल सही है। देखिए, नागपुर के जो राजा रघुजी प्रथम थे, उसके जो सेनापति थे कौन थे? भास्कर पंत, उन्होंने रतनपुर पर आक्रमण किया था और रघुनाथ सिंह को हराया था, ये सही है। रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया, बिल्कुल गलत भाई। रतनपुर के जो रघुनाथ सिंह जो शासक थे वो आत्मसमर्पण कर दिए, हार स्वीकार कर लिए थे, तो युद्ध तो हुआ ही नहीं था। रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया, बिल्कुल गलत, युद्ध किया ही नहीं गया, है ना, तो युद्ध तो हुआ ही नहीं था। तो कथन एक बस क्या होगा? सही होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए, कई बार आपको लगता है कि सभी सही होगा, बिल्कुल नहीं, हमें हर कथन को बारीकी से पढ़ना है। तो क्या होगा? कथन डी ही सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मराठों ने छत्तीसगढ़ का उपभवन किया, अर्थात छत्तीसगढ़ का उपभवन कब किया? छत्तीसगढ़ में शासन कब स्टार्ट किया? जो है सही, पहले तो सेनापति के माध्यम से होता था, उसके बाद मराठों ने खुद अपने हाथों में जिम्मेदारी कब ली? तो याद रखना है 1758 में, ठीक है, बिम्बा जी के द्वारा। तो याद रखना है 1758 में प्रत्यक्ष शासन जो है मराठा कब से हुआ? तो 1758 से, ठीक है, तो याद रखना है 1758। चलिए आगे है, आनंदीबाई ने निम्नलिखित मराठा शासकों के समकालीन थी, अर्थात किस किस के शासन के दौरान जो है आनंदीबाई जो है वो शासन में थी, या शासन में उसकी काफी जिम्मेदारियां थी, ठीक है। तो इसी को आपको बताना है। आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी, तो किसके समकालीन? बिम्बा जी की, बिल्कुल सही होगा। परसो जी, चिमना जी और वेंको जी और चिमना जी के साथ उनका काफी संघर्ष चलता रहा शासन के लिए। तो क्या हो जाएगा? बिम्बा जी, चिमना जी और वेंको जी, परसो जी नहीं होगा। तो 1, 3 और 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। क्या होगा? 1, 3 और 4 तीनों के शासन के दौरान जो है वो आनंदीबाई पटेल जो है उनके समकालीन थे, और जो है राज्य में संचालित करने में भी उनका योगदान खींचातानी होता था, ठीक है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद है, रतनपुर के राम मंदिर निर्मित करने वाला मराठा शासक। देखिए, रतनपुर में जो भगवान राम का मंदिर निर्मित है उसे शासन करने वाला मराठा शासक का नाम क्या है? वेंकोजी भोसला, बिम्बाजी भोसला, महिपत राव या फिर केशव गोविंद। तो ध्यान रखना है, जो रतनपुर में एक और फेमस मंदिर याद रखना है, महामाया मंदिर। कौन सा? देवी महामाया मंदिर, ठीक है, महामाया देवी का मंदिर है, कहाँ है? रतनपुर में है, ठीक है, ये भी कहाँ है? रतनपुर में है। और रतनपुर में जो महामाया देवी का मंदिर है
वो कलचुरी कालीन है। कौन सा है? कलचुरी कालीन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? तो याद रखना है कलचुरी कालीन मंदिर है। ठीक है, कलचुरी कालीन मंदिर है। तो याद रखेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिम्बाजी भोसले ने जो है वो रतनपुर में देवी महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हो गया, चलिए बिम्बाजी भोसले रतनपुर के राम टेकरी का मंदिर बिम्बाजी भोसले के द्वारा निर्मित कराया गया था, जिसमें मूर्ति के समकक्ष हाथ जोड़े हुए मुद्रा में बिम्बाजी भोसले की मूर्ति उनकी पत्नी आनंदीबाई के द्वारा बनी, और बाद में उनकी हाथ जोड़े हुए जो मुद्रा में बिम्बाजी की स्टेचू बना है, मूर्ति बना है, उसको उसकी पत्नी जो है आनंदीबाई के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो इतना भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इस राज्य की राजधानी में दुग्धाधारी मठ की स्थापना किसने की? तो दुग्धाधारी मठ की बात की जाए तो ये है भाई रायपुर में। कहाँ है? राजधानी रायपुर में दुग्धाधारी मठ, और ये भी मराठा कालीन है। कौन सा है? तो मराठा कालीन याद रखेंगे। और इसका जो निर्माण किया था भाई, ये किया था बलभद्र के द्वारा। मराठा शासन के दौरान जो मराठा सेनापति या और कोई थे है ना शासन में, जो बलभद्र नाम के, उन्होंने भाई बलभद्र ने क्या किया था? दुग्धाधारी मठ रायपुर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बलभद्र दास दुग्धाधारी मठ रायपुर में स्थित है, जिसका निर्माण महंत बलभद्र द्वारा कराया गया था तथा इसका जीर्णोद्धार बिम्बाजी भोसले के द्वारा कराया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मोहम्मद खां तरान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने किस किले के क्षेत्र के 5 स्थान दिए थे, है ना? देखिए अच्छे से पढ़ता हूँ। मोहम्मद खां तरान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र के 5 स्थान दिए थे। 5 स्थान दिए थे। किस किले के 5 स्थान को मोहम्मद खां तरान को उनकी बहादुरी के लिए बिम्बाजी भोसले ने पुरस्कृत किया था? तो विजयगढ़ किला, मातिनगढ़ किला, पेंड्रागढ़ किला या फिर मदनगढ़ किला के 5 क्षेत्र। तो ध्यान रखना है, मोहम्मद खां तरान को उनको सैन्य बहादुरी के लिए बिम्बाजी भोसले ने मदनगढ़ के किले के 5 क्षेत्र को क्या किया था? उन्हें प्रदान किया था। ठीक है, और सैन्य अभी भारत सरकार में याद रखना है, जो भारत में सैन्य पुरस्कार होता है, सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है? पुरस्कार कौन है? अशोक चक्र। कौन सा है? अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र है। और उसके बाद है आपका अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, कीर्ति चक्र। ठीक है, अशोक चक्र और क्या है? ये कीर्ति चक्र। और एक है आपका शौर्य चक्र। एक कौन सा है? शौर्य चक्र। तो ये भी याद रखना है, भारत सरकार के द्वारा 3 सैन्य पुरस्कार दिया जाता है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ये तीनों पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा सैनिकों को प्रदान किया जाता है उनकी बहादुरी के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसले से संबंधित नहीं है? चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसला से संबंधित नहीं है? बिम्बाजी भोसला से संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं भाई, परगना पद्धति का प्रारंभ, रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण, रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण, सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात। देखिए परगना पद्धति को प्रारंभ बिल्कुल सही है, किया था। रतनपुर रायपुर का एकीकरण किया था, ये भी सही है। रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण किया था। सूबेदारी व्यवस्था नहीं होगा भाई, इसको किसने सूत्रपात किया था? इसको सूत्रपात किया था विठल राव ने सूत्रपात किया था, और लागू वेंकोजी ने किया था। देखो वेंकोजी ने क्या किया था? लागू किया था, और विठल राव ने इसको सूत्रपात डिजाइन किया था। तो क्या होगा? डी ऑप्शन इससे सुमिलित नहीं है बिम्बाजी से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस भोसला शासक के शासनकाल में राज्य में सूबा व्यवस्था, देखिए आ गया सूबा व्यवस्था, तो सूबा व्यवस्था चालू किसने किया था पूछा जाएगा, तो हो जाएगा आपका वेंकोजी। लेकिन सूत्रपात किसने किया था? तो विठल राव। किसने किया था? विठल राव के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे भाई, छत्तीसगढ़ मराठा शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लागू
की गई जमींदारी व्यवस्था, सामंती प्रथा, सूबा प्रथा, स्थानीय स्वशासन। तो कौन सी प्रशासन चालू किया गया था? सूबा प्रथा। कौन सा प्रथा? सूबा प्रथा जो है मराठों के शासन काल के दौरान लागू किया गया था। तो याद रखना है सूबा व्यवस्था, सूबा प्रथा। चलिए उसके बाद अगला है, निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने, निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? देखिए अच्छा क्वेश्चन हुए, निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? इलियट ने, रसब्रूक ने, कोलब्रूक ने, एगेन्यू ने। तो ध्यान देना है, देखिए यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन के दौरान छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था। तो किसने किया था इनमें से? देखिए क्या यूरोपीय यात्री, यात्री के रूप में, यात्री के रूप में घूमने आया था, कुछ देखने आया था, खोजने आया था, ये यात्री है। तो क्या हो जाएगा भाई? कोलब्रूक। कब आया था? 1795 में। कब आया था? तो याद रखना है 1795 में के आसपास। कोलब्रूक 1790 के 90 से 95 के बीच में ये आए थे। ठीक है, चलिए आगे है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मराठा शासन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको ढूंढना है। देखिए कई बार ये असत्य और सत्य में ध्यान नहीं देते हैं, तो कौन सा पूछा है? असत्य। तो असत्य याद रखना है क्या होगा भाई? मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया। मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया, बिल्कुल सही है। बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा चालू किया, सूबा गलत, सूबा नहीं चालू किया, बिंबाजी ने सूबा नहीं किया भाई, है ना, ये गलत होगा। महिपतराव विठल पंडित आदि छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार थे, सही है। नागपुर के राजा रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त किए, ये भी सही है। तो कथन कौन सा गलत है? बी, बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा प्रशासन, गलत। वेंको जी ने किया था। किसने किया था? वेंको जी ने किया था। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, और यही गलत कथन आपको पहचानना था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी बोली में प्रचलित छत्तीसगढ़ी बोली में प्रचलित 6 आगर 6 कोरी का अर्थ क्या है? छत्तीसगढ़ी बोली में प्रचलित 6 आगर 6 कोरी का अर्थ क्या है? 26, 36, 136, 126। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ी बोली में प्रचलित 6 आगर 6 कोरी का अर्थ क्या है? क्या पूछा है भाई? तो छत्तीसगढ़ी बोली में 6 कोरी, याद रखना 6 कोरी मतलब होता है 1 कोरी का मतलब होता है भाई, पहले पैसा को क्या कहते हैं? 1 कोरी मतलब होता है 20 रुपए, या 20 रुपए बस में नहीं, हर चीज में कोरी का मतलब होता है 20। 1 कोरी मतलब रुपए की बात नहीं होगा किसी भी में, 1 कोरी मतलब 20। ठीक है, तो 6 कोरी, तो 6 से गुणा किए कितना हो गया? 120। और 6 आगर का मतलब होता है भाई एक्स्ट्रा उपराहा, तो 6 और जोड़ दिए तो कितना हो गया? 126। कितना हो गया? तो 126 ऑप्शन में है, 126 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित थे? देखिए लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित थे भाई? पांडु, कलचुरी, ब्रिटिश या मराठा? तो बाबू रेवाराम याद रखना है किस काल से संबंधित थे? मराठा काल से। ठीक है, मराठा काल से बाबू रेवाराम, और कवि गोपाल जो थे कलचुरी काल से। कवि गोपाल याद रखना है कलचुरी काल से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मराठा काल से कौन हो जाएगा आपका? बाबू रेवाराम जो होगा वो मराठा काल से संबंधित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? तो बाबू रेवाराम जो थे ये मराठा कालीन तो कवि थे, लेकिन ये जो निवासी थे प्रॉपर रतनपुर के ही निवासी थे। ठीक है, क्या हो जाएगा? रतनपुर के ही निवासी थे, या रतनपुर क्षेत्र से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी दीवान था। देखिए बिंबाजी भोसले का जो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी जो दीवान आया था, कहाँ से आया था? ये वहीं से आया था, महाराष्ट्र से उनके भेजा गया था, है ना। तो किसे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी दीवान के रूप में बनाया गया था, वहां से भेजा गया था?
तो घोड़ो महादेव कौन था भाई? घोड़ो महादेव जो थे उनका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी दीवान के रूप में कार्यरत थे, जो महाराष्ट्र से उनके द्वारा भेजा गया था। तो याद रखना है जिनका नाम था घोड़ो महादेव। ठीक है, चलिए आगे है, ये देखिए घोड़ो महादेव बिंबा जी को बंटवारे में रतनपुर राज्य मिला था। क्या है? घोड़ो महादेव बिंबा जी को बंटवारे में रतनपुर राज्य मिला था। बिंबा जी रतनपुर की व्यवस्था दीवान नीलकंठ द्वारा करता था। नीलकंठ ने 1756 में बस्तर पर हमला किया। बस्तर राजा दलपत देव जयपुर भाग गया। नीलकंठ कुछ राजपुरुषों के को पकड़ लाया। दलपत देव, बाकी ये अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित सूबेदार के रूप में पदस्थ थे। चलिए आगे बताइए भाई, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार के रूप में पदस्थ थे। सूबेदार के रूप में कौन कौन पदस्थ थे ये आपको बताना है। मराठा शासन काल के दौरान सूबेदार के रूप में कौन कौन पदस्थ थे ये आपको क्या है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सूबेदार बना था वो याद रखना है, कौन बना था? महिपत राव दिनकर। कौन बना था सबसे पहले? महिपत राव दिनकर बने थे। उसके बाद जो सूबेदार बना था विट्ठल राव दिनकर को बनाया गया था। फिर बना था आपका बिंकाजी गोपाल। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं ना मैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्रम हो जाएगा। ठीक है, और इनमें से जो लास्ट होगा वो हो जाएगा केशव गोविंद। तो ठीक है, अब देख सकते हैं महिपत राव दिनकर भी पहला था, आपको सभी को तो पता होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी बस में दिख रहा है, 4 में जो है वो क्या है, महिपत राव दिनकर फर्स्ट में, बाकी में नहीं है। तो ऐसे भी आप सही कर सकते। कोट वाला क्वेश्चन का फायदा ये है, एक क्वेश्चन एक कोट आपको अच्छे से कंफर्म पकड़ में आ गया, और ऑप्शन में अगर कुछ भी नहीं, सब अलग अलग ऑप्शन है तो आप कंफर्म उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। चलिए, इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? अब पूछा है प्रथम मराठा सूबेदार, अभी बताया हूं कौन था सूबेदार, कौन था भाई? तो महिपत राव दिनकर को प्रथम सूबेदार, और सूबेदारी व्यवस्था कौन चालू किया था? तो वेंकोजी भोसला के द्वारा। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में सूबा पद्धति की शुरुआत किसने की? तो सूबा पद्धति की शुरुआत किसने किया? महिपत राव दिनकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए शुरुआत किसने की? गलत गलत, महिपत राव दिनकर नहीं होगा भाई। सूबा पद्धति की शुरुआत किसने की है? तो वेंकोजी भोसला ने किया था। किसने किया था? वेंकोजी भोसले के द्वारा चालू किया था। ठीक है, भोसले के द्वारा, वेंकोजी भोसले के द्वारा किया गया था, चालू किया गया था। तो क्या हो जाएगा? वेंकोजी भोसले के द्वारा। इनमें से कोई भी नहीं होगा। क्यों होगा? इनमें से कोई भी नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था? इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासन काल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासन काल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, विट्ठल दिनकर, महिपत राव। तो ध्यान रखिए, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासन काल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? तो कोलब्रुक किसके शासन काल में आया था? केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, विट्ठल राव दिनकर, या फिर महिपत राव दिनकर। तो देखिए जो है कोलब्रुक लगभग 1795 के आसपास आया था, 1795 के आसपास आया था। और इस समय जो सूबेदार थे वो कौन थे? केशव गोविंद थे। कौन थे? केशव गोविंद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? केशव गोविंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, 1795, और उस समय जो थे केशव गोविंद थे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार के समय यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंट आए थे? मिस्टर ब्लंट। ठीक है, तो मिस्टर ब्लंट कब आया था? चलिए भी देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार के समय यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंट छत्तीसगढ़ आया था? महिपत राव, विट्ठल राव, केशव गोविंद, या फिर बीकाजी गोपाल। तो विट्ठल कहाँ गया भाई, गायब हो जाता है कभी कभी, है ना। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या पूछा गया है इसमें पूछा गया है मिस्टर ब्लंट, ये अलग है ना, आपको याद रखना है मिस्टर ब्लंट कब आया था। तो मिस्टर ब्लंट जो आया था ये विट्ठल राव के समय आया था। किस समय आया था? विट्ठल राव के समय मिस्टर ब्लंट। अब याद कैसे रखना है? मिस्टर ब्लंट, ब्लंट से ब और वी से विट्ठल या विट्ठल। ठीक है, तो बी से विट्ठल और वी से विट्ठल। ठीक है, ब से ब्लंट और ब से विट्ठल।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिंडारियों की शक्ति किस वर्ष पूर्णतः नष्ट हो गई थी? पिंडारियों की, ये जो पिंडारी थे, है ना, पिंडारियों की शक्ति किस वर्ष पूर्णतः नष्ट हो गई थी? 1825, 1830, 1817 या 1818। देखिए पिंडारी जो थे ये लूटपाट करते थे और मराठा सेना का समर्थन सहयोग करते थे और ये अंग्रेजों के लिए काफी सिर दर्द था। तो अंग्रेजों ने 1818 तक इनको पूर्णतः नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया था। तो क्या हो जाएगा? सन 18 एडमंड और एगेन्यू जब आए ना, तो उन्होंने इस पर कड़ी कार्रवाई की और इनको लगभग जो पिंडारी थे उनको समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए तो 1818। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की? परगना पद्धति, ठीक है, तो परगना पद्धति का जो सूत्रधार है, याद रखना है, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति, तो परगना पद्धति के जो सूत्रधार थे भाई वो थे विठल राव दिनकर। कौन थे? विठल राव दिनकर ने भाई परगना पद्धति का सूत्रधार किया था। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, परगना पद्धति, विठल राव दिनकर। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। विठल राव दिनकर परगना पद्धति के जन्मदाता सूबेदार विठल राव दिनकर तथा सूत्रजी बिंबाजी। देखिए अब देखिए सूत्रधार, देखिए इसको सबसे पहले किसने बनाया था? तो बिंबाजी भोसले ने। लेकिन जन्मदाता कौन है? सूत्रधार मतलब लागू किसने किया था? बिंबाजी भोसले ने, है ना। और विठल राव दिनकर पद्धति के जन्मदाता है, मतलब विचार किसने दिया था? जन्मदाता कौन है? तो जन्मदाता अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है विठल राव दिनकर, और सूत्रधार पूछा जाए तो याद रखना है बिंबाजी भोसले, आपको याद रखना है। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदार का, चलिए सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदार का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन था? अब मराठों का जो हेडक्वार्टर था, कहने का मतलब कहाँ राजधानी थी, कहाँ से शासन करते थे, वही क्या हो जाएगा? उनका मुख्यालय हो जाएगा। तो कहाँ से करते थे भाई? रतनपुर से करते थे। याद रखना है क्या कहाँ से करते थे? तो रतनपुर उनका मेन सेंटर था। ठीक है, चलिए मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मराठों के संबंध में कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल सही है? सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मराठा थे, बिल्कुल गलत है। सूबेदार नागपुर के भोसले शासक के प्रतिनिधित्व होते थे, ये सही होना चाहिए। सूबेदार छत्तीसगढ़ में स्थित भोसला शासक का एक अधिकारी होता था, ये भी सही है, होना चाहिए। सूबेदार का पद वंश परंपरागत होता था, बिल्कुल गलत है। क्या पूछा आपको? कौन सा कथन सत्य है? देखिए बी और सी में दोनों में कौन सा ज्यादा सही होना चाहिए? सूबेदार नागपुर के भोसला शासक के प्रतिनिधित्व होते थे, या सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक का अधिकारी होता था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ये क्या थे? भोसला शासक का अधिकारी होता था। ठीक है, चलिए आगे है, सूबेदार नहीं होगा, क्या होगा? अधिकारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय में शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। सूबेदार महिपत राव के समय शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी, बिल्कुल सही है। तभी तो क्या होता था? विवाद होता था दोनों के बीच में, है ना। तो ये सही है। सूबेदार विठल राव दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू किया था, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके सूत्रधार कौन है? सूत्रधार याद रखना है, इसका सूत्रधार कौन है भाई? तो बिंबाजी भोसले, है ना, परगना पद्धति के। सूबेदारी बीकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की थी, बिल्कुल सही है। तो पिंडारियों जो लूट करते थे, है ना, ये भी सही है। तो तीनों कथन सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ? छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय पिंडारियों का उपद्रव प्रारंभ हुआ? बीकाजी गोपाल, भवानी, महिपत राव दिनकर या फिर विठल राव दिनकर। ठीक है, उपद्रव प्रारंभ कब हुआ? उपद्रव जो प्रारंभ कब हुआ ये पूछा गया।
तो उपद्रव जो प्रारंभ हुआ था वो बीकाजी गोपाल के समय मेन रूप से क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। किसके समय, तो याद रखना है बीकाजी गोपाल के समय पिंडारियों का क्या हुआ था, उपद्रव काफी हुआ था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आया गया है, आ चुका है भाई, और कई बार और पूछा जा सकता है ना। छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन था, यादवराव दिवाकर, सखाराम हरी, भवानी कालू, बीकाजी गोपाल। तो अंतिम जो मराठा सूबेदार था, अंतिम मराठा सूबेदार था वो कौन था, यादवराव दिवाकर। अंतिम मराठा सूबेदार कौन था, यादवराव दिवाकर थे। और प्रथम कौन था, तो प्रथम याद रखना है महिपत राव दिनकर, महिपत राव दिनकर। प्रथम कौन था, महिपत राव दिनकर, और अंतिम यादवराव दिवाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में राजा के नाम पर, छत्तीसगढ़ में राजा के नाम पर शासन करने वाले मराठा राजा के प्रतिनिधि को के खाली स्थान के रूप में जाना जाता था, गृहपति, सूबेदार, पेशवा या किलेदार। चलिए प्रतिनिधि, अब देखिए प्रतिनिधि मतलब उसके जगह में कार्य करना, मतलब प्रतिनिधि मतलब राजा कहाँ होता था, नागपुर में, लेकिन उसके जगह शासन कौन देखता था, सूबेदार देखता था, तो उसको कहते हैं प्रतिनिधि। लेकिन वो एक क्या था, अधिकारी भी था, है ना, तो अधिकारी मेन था, लेकिन वो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सूबेदार। सूबेदार जो थे वो क्या था, वो मराठा राजा के प्रतिनिधित्व और अधिकारी के रूप में कार्य करता था। ठीक है, तो सूबेदार। चलिए आगे है, सूबेदार श्री विठल राव दिनकर का कार्यकाल था। सूबेदार श्री विठल राव दिनकर का जो कार्यकाल था वो कब से कब था, 1790 से लेकर 1796 के बीच में। ठीक है, तो याद रखना है 1790 से 1796। और इसी के समय कोलब्रुक भी आया था, कोलब्रुक। ठीक है, तो कोलब्रुक भी आया था, इसको भी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे है भाई, परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगना में, देखिए परगना पद्धति के सूत्रपात कौन है, विठल राव दिनकर। और जन्म सूत्रपात कौन थे, बिंबाजी भोसले को सूत्रपात कहते हैं ना, बिंबाजी भोसले ने इसका सूत्रपात किया था परगना पद्धति। लेकिन लागू किसने किया था, परगना पद्धति लागू किया था विठल राव ने। किसने किया था, विठल राव ने लागू किया था, है ना, क्योंकि ये सूबेदार था। तो ठीक है, तो याद रखना है परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगना में विभाजित किया गया था, जिसका अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका अधिकारी कौन था भाई, कमिश्नर, सूबेदार, फडणवीस और पटेल। तो इसका अधिकारी भाई सूबेदार था। कौन था, इसका जो अधिकारी था वो कमिश्नर, क्या होगा भाई, कमिश्नर था कि कौन था, देखिए परगना का ना, तो परगना का प्रमुख पूछा है ना, किसका पूछा है, मैं पूरे राज्य का समय, हाँ परगना प्रमुख। तो परगना पद जिसका अधिकारी, परगना का अधिकारी कौन था, कमिश्नर होता था। कौन था, कमिश्नर। और ये तो पूरे मराठा शासन, मतलब पूरा मराठा शासन को देखता था ना, इसके अंदर में कमिश्नर आता था, क्योंकि परगना छोटा होता था। ठीक है, चलिए आगे है, कमिश्नर परगना पद्धति के सूत्रधार बिंबाजी भोसले, देख लीजिए बिंबाजी भोसले थे। किंतु परगना पद्धति को लागू करने वाला सूबेदार, लागू करने वाला या जन्मदाता पूछेगा तो क्या होगा, दिनकर, विठल राव दिनकर थे। यह परगना मराठा प्रशासन का एक अंग था। देखिए मराठा प्रशासन का एक अंग था, पार्ट था, जिसके प्रमुख कमिश्नर कहा जाता था। ठीक है, जिसका प्रमुख को क्या कहा जाता था, कमिश्नर कहा जाता था। चलिए आगे है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मराठा प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको चुनाव करना है। चलिए, मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा। मराठों का छत्तीसगढ़ में खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था। मराठों ने भू राजस्व का तहशाला बंदोबस्त लागू किया था। मराठों ने छत्तीसगढ़ प्रशासन कलचुरी राजाओं को सौंप दिया था, बिल्कुल गलत। मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था जारी रखा, कुछ था। मराठों का छत्तीसगढ़ में खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था, गलत है। मराठों ने भू राजस्व का टकसाला बंदोबस्त लागू किया था, कि सी होगा कि ये होगा भाई, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। चलिए, मराठों का छत्तीसगढ़ में खालसा पर प्रशासकीय नियंत्रण था, देखते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर है, मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा, गलत है, इन्होंने अपने हिसाब से प्रशासन चलाया। फिर है, मराठों ने भू राजस्व का टकसाला बंदोबस्त लागू किया, सत्य कथन पूछा है। मराठों ने छत्तीसगढ़ में खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण किया, प्रशासकीय मतलब शासन किया।
तो ये भी गलत है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी है, उन्होंने खालसा क्षेत्र पर क्या किया था, कर लगाया था, प्रशासकीय नियंत्रण में ले लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। चलिए ठीक है। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। चलिए फिर पूछा है, देखिए इसी टाइप के आपको घुमाने वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो इजी क्वेश्चन, वन लाइनर का दिन खत्म, आपको कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन पूछेगा। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है पूछा। प्रशासनिक इकाई परगना का मुख्य अधिकारी कमिश्नर था, बिल्कुल सत्य है, कमिश्नर उसका प्रमुख होता था। ग्राम प्रशासन गौटिया के द्वारा संपादित था, गलत। ग्राम प्रशासन गौटिया के द्वारा संपादित होता था, नहीं, गौटिया के द्वारा नहीं होता था, प्रधान, ग्राम में प्रधान होता था, है ना। नहीं, सही है भाई, ये सही है, ये भी सही है। फिर है भू राजस्व वसूली के लिए कोटवार, ये गलत है, भू राजस्व की वसूली नहीं करता था कोटवार, वो तो नॉर्मल सूचना देता था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का न्याय गांव में किया जाता था, ये भी सही, मतलब गांव की फैसला गांव में ही हुआ करता था, सही है, तीनों सही है भाई। भू राजस्व वसूली के लिए कोटवार की नियुक्ति गलत है, ये सिर्फ इन्फॉर्म करता था, ये नियुक्ति जो है ये कर को नियुक्ति नहीं करते थे, ठीक है, वसूली नहीं करते थे। चलिए, इस राज्य में मराठा शासन में मोसाका नहीं है, ये क्या है, मोकासा है। क्या है भाई, मोकासा ग्राम का क्या अर्थ है, तो मोकासा ग्राम का क्या अर्थ होता था किस समय, मराठा शासन काल के दौरान। तो देखिए, दान में दिया हुआ गांव, वन ग्राम, प्रथम श्रेणी का ग्राम, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो मोकासा जो था, मोकासा था भाई, मराठा कालीन जो दान में गांव देते थे ना, उसको कहते थे मोकासा। क्या कहते थे, मोकासा। तो याद रखना है, दान में दिया हुआ गांव को मोकासा कहा जाता था। चलिए, तो ध्यान रखेंगे, दान में दिया हुआ ग्राम। नेक्स्ट है, चलिए, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान राजकोष अधिकारी को क्या नाम दिया गया था। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान राजकोष अधिकारी का नाम क्या था, तो राजकोष अधिकारी जो राजकोष का प्रमुख होता था, हेड होता था, जो क्या है, मुद्राएं जारी करता था, क्या जितना इतना मुद्रा इस विभाग को देना है, जहां से जितना धन की आवश्यकता था उनको देता था। तो राजकोष का जो अधिकारी था उसको कहा जाता था भाई गडकरी, कारखानी, पोतदार या किल्लेदार। तो ध्यान रखना है, उसको कहा जाता था पोतदार। क्या कहा जाता था, पोतदार कहा जाता था, जो क्या था, अधिकारी था, ठीक है, राजकोष का जो प्रमुख अधिकारी था उसको पोतदार कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, मराठा प्रशासन के दौरान छत्तीसगढ़ में ग्राम प्रधान मतलब गांव के प्रधान, ग्राम प्रधान के पद को किस नाम से जाना जाता था, फडणवीस, बड़कर, गौटिया या फिर कामविशदार। तो गांव प्रधान के, है ना, गांव प्रधान के जो कार्य होता था उसको किस नाम से जाना जाता था, तो उसको भाई गौटिया, क्या कहते थे, गौटिया। जो गांव का प्रधान होता था क्या कहते थे, गौटिया कहते थे। तो गांव का जो प्रधान था उसको कहते थे गौटिया। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान गांवों का दौरा, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान गांवों का दौरा करने वाले और भू राजस्व की जानकारी एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या नाम दिया था, कुलकर्णी, बरार पांडे, खोट या फिर फडणवीस। देखिए क्या पूछा गया है, गांव में जो भू राजस्व के बारे में क्या करते थे, जानकारी वसूल करते थे, उनके बारे में आपको पूछा गया है, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान गांवों के दौरा करने वाले, देखिए गांव के दौरा करने वाले और भू राजस्व की जानकारी एकत्र करने वाले अधिकारी, तो क्या कहते थे, एकत्री। भू राजस्व की जानकारी एकत्र करते थे, ना कि वसूली करते थे। तो भू राजस्व की एकत्र करने और अधिकारी को क्या कहा जाता था, भू राजस्व की जानकारी एकत्र, सिर्फ जानकारी एकत्र ना, जानकारी एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या नाम दिया गया था। देखिए किनके पास कितना टैक्स लेना है, किसका नहीं आया, किसका आ गया, इसके बारे में जानकारी जो एकत्र करता था वो कहलाता था बरार पांडे। क्या कहलाता था, बरार पांडे कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। देखिए चलिए बताते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, चलिए देख लेते हैं।
फडणवीस परगने के आय व्यय का हिसाब रखता था, बिल्कुल सही है भाई। फिर है बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करता था। बरार पांडे सरकारी संपत्ति का सुरक्षा करना। पोतदार परगने की आमदनी का हिसाब रखता था, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। फडणवीस भी सही है। बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करना सही है। बरार पांडे सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना ये गलत है। बरार पांडे क्या करता था, कार किसे लेना है, कितना लेना है, क्या करना है, ये क्या है, ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सुमेलित नहीं होगा भाई। बरार पांडे का जो कार्य था भाई वो था संपत्ति का सुरक्षा करना। और आगे तो अब नहीं है भाई, 40 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बरार पांडे जो है ये कर कितना लगना है, टैक्स कितना लगना है, इसके बारे में वो जानकारी इकट्ठा करता था, किसका टैक्स नहीं आया है, किसका आ गया है। ठीक है, चलिए आज का सेशन भाई जिनको जिनको बिल्कुल पसंद आया भाई लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर बिल्कुल कर दीजिए भाई। जल्दी भाई आपका छत्तीसगढ़ का जो है फिजिकल जैसे ही कंप्लीट होगा, है ना, वन रक्षक का तो हो गया, तो कहीं ना कहीं जो भी वन रक्षक और छत्तीसगढ़ जो पुलिस में अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भाई बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ाई करना जरूरी है, ताकि आपका सिलेक्शन अब की बार पक्की हो गई। ठीक है, चलिए मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।